हेलो 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 हेलो, स्पीड चेक करो। हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आकाश, दीपक, आरती, ईशा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, सो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पीजीपीपी, आपका फेवरेट टॉपिक। चलो चार्जर का चेक बोल। चलो, शैल वी गो अहेड। यस, मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो? यस, मैं कोशिश करता हूं, बट जीएसटी नहीं हो पाएगा। डीटी तो अपन ने मैंने कमिट किया था 5 हेड्स, क्योंकि जीएसटी बच्चों को काफ़ी इजी लगता है। सो कोशिश करते हैं अपन करने की, क्योंकि मेरे को बाकी भी मैराथन बहुत सारे लेना है। सो मैं कोशिश करता हूँ और अपडेट करता हूँ, बट डीटी का मैंने आपको जो बोला था, मैं 5 हेड्स कवर 100% करूँगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यस, मैं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ लेने की। चलो, जरा ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन पीजीपी स्टार्टेड, ज्वाइन फास्ट। इफ यू डोंट वांट टू डाई इन द एग्जाम, ज्वाइन फास्ट। यस, एंड फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो लाइक है तो, है ना। आप देखने को आए मतलब तभी तो आप आए, नहीं तो आते ही नहीं। चलो, अच्छा नोट्स नीचे ड्राइव, अच्छा नोट्स अपन ऐड किए ना अमित, कंफर्म ना? हाँ, यस गाइस, जीएसटी के चार्ट्स मैं देने वाला था, बट इस बार नहीं हो पाएंगे। जो बंदा चार्ट बना था ना, उसको हेल्थ इश्यू आ गए, तो वो 15 दिन काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए आई एम रियली सॉरी कि मैं जीएसटी के चार्ट्स आपको नहीं दे पाऊंगा, बट डीटी के दिए हैं। बट जीएसटी के मैंने क्लास में आपको बहुत सारे चार्ट्स बनवा के दिए हैं। सो आई हैव गिवन एटलीस्ट 70-80 चार्ट्स इन द क्लासरूम। यस, श्योर। चलो, पहला क्वेश्चन। X is a manager of XYZ Limited since 2004, was terminated by company on 1st August 21 by paying compensation of 200 lakhs। तो ये कहाँ पे जाएगा? पहले वो मैनेजर था, अभी उसको निकाल दिया, निकालने के बाद कॉम्पेंसेशन दिया है। तो जब उसको कॉम्पेंसेशन दिया, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था। तो पीजीपीपी में क्लॉज 2 अपन ने पढ़ा था क्लास में, एनी कॉम्पेंसेशन पेड फॉर, तो पीजीपीपी में आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेकेंड, Mr. X has purchased machinery, invoice value 12 lakh. He had made payment of 10 lakh by account B check, 150 through RTGS and 50,000 in cash on 15 July. The actual cost of machine shall be। अच्छा, अपन ने क्या पढ़ा था एक्चुअल कॉस्ट में, कि अगर 10,000 से ज़्यादा अगर आप कैश पेमेंट या बेरर चेक देते हैं तो वो अमाउंट डेप्रिसिएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 12 लाख में से जो 50,000 आपने कैश में दिया है वो कंसिडर नहीं होगा। तो कितना कंसिडर होगा? 11,50,000 कंसिडर होगा। तो फटाफट आंसर दो, समझा क्या आपको? इज सेकेंड क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? चलो, थर्ड,
Sunil acquired building for 15 lakh in June 19. In addition to cost of land beneath the building is 3 lakh. मतलब टोटल बिल्डिंग 15 लाख का है. इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड का कॉस्ट अलग से 3 लाख, बिल्डिंग का अलग से 15 लाख है, टोटल 18 लाख हो गया. इट वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज अंटिल ही कमेंस बिजनेस इन जून 21. सिंस देन इट वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पज. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 शैल बी. यस, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपको भी इसका डेप्रिसिएशन निकालना है. ये अपन ने क्लास में स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व किया है. बिल्डिंग पर्सनली यूज, बिल्डिंग यूज फॉर पर्सनल पर्पज, पुट टू यूज फॉर बिजनेस पर्पज. तो अपन ने क्या पढ़ा था, डे 1 से उसका नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा. ये तो जून 19 से अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, रेट क्या होगा, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5% है, ये डे 1 से कम ऑफिस का माना जाएगा और डे 1 से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. तो चलो जून 19 से 10% माइनस करो एंड बताओ आंसर क्या होगा. पॉइंट नंबर 3, लैंड टोटल 18 लाख है, बट डेप्रिसिएशन 15 लाख का ही होगा. लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, तो जो भी वर्किंग होगा वो 15 लाख का होगा. तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दी है. विद दिस यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो आंसर बताओ फटाफट. फटाफट करो. बोलो आंसर क्या है. तो 1421 उसको ओपनिंग बैलेंस से 12,15,000, उसका 10%, 121,500. आंसर इज डी. आंसर क्या है, डी इज द आंसर. बोलो समझा क्या फटाफट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. चलो आगे बढ़ते फिर. क्वेश्चन नंबर 4. XYZ Limited engaged in the production of textile article. Opening WD of block of asset was 15 lakh. During the year, plant was acquired under this block on 15 June 21, amounting to 10 lakh. तो ओपनिंग 15 लाख था, उसमें 10 लाख का अपन ने एक एसेट ऐड किया है. One of the asset within the block was sold for 5,50,000 on 14 January 22. The rate of depreciation is 15%. Calculate the total amount of depreciation including additional depreciation available during the year for the, यहाँ पे चाहिए entire block. टाइपिंग मिस्टेक है, entire block के लिए करना है. चलो तो अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फटाफट. आप लोग ट्राई करते हैं क्या. चलो लिखो फटाफट. अपना फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग WDV प्लस परचेस लेस सेल
इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। दो केस में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ध्यान में रखना है। ब्लॉक एम्प्टी हुआ या WDV नेगेटिव हुआ, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सो बिफोर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये 2 पॉइंट क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे बढ़ना है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। टोटल हो गया 25 लाख लेस सोल्ड। सो 25 लाख माइनस 5,50,000, 19,50,000। 19,50,000। ठीक है, अभी दोनों कैलकुलेट करो, नॉर्मल, डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल। अभी पहले डेप्रिसिएशन लेटेस्ट परचेस 10 लाख का हुआ है और वो 15 जून को हुआ है। सो 15 जून से 31 मार्च, गाइस मोर देन 180 आराम से हो रहा है, तो 10 लाख का भी पूरा आएगा। एंड जो बैलेंस है 9.5 लाख, उसका भी 15% आएगा। एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ओनली ऑन न्यू एसेट। नया एसेट 10 लाख का है, उसका 20% मिलेगा, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया कुछ बोला नहीं है 35 क्लेम करने के लिए, तो नॉर्मल 20% मानना है, तो वो 2 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन इतना आएगा, तीनों का टोटल डेप्रिसिएशन इतना आएगा। $4,92,500। बोलो क्लियर है तो बोलो फटाफट क्लियर है। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, क्योंकि अभी आपका एग्जाम 8 दिन में आ रहा है, फिर भी आप मेरे सेशन अटेंड कर रहे हो। आई एम रियली हैप्पी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मोहित परचेज एसेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन प्रीवियस ईयर 9-10 फॉर 30 लाख। During the previous year 21-22, asset is ceased to be used for scientific research. The profit from business before depreciation 10 lakh and the WDV of the block of asset is 15% on 1st April. Yes. तो बिजनेस का प्रॉफिट 10 लाख है, इस साल को ओपनिंग ब्लॉक 20 लाख का है। द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इफ यूज फॉर बिजनेस शैल बी एलिजिबल फॉर 15% डेप्रिसिएशन। मतलब रिसर्च कंप्लीट हुआ है, रिसर्च 9-10 को स्टार्ट हुआ है, रिसर्च आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन ने पढ़ा था कि रिसर्च होने के बाद दो ऑप्शंस है, वो जो मशीन है या तो आप उसको बेच सकते हो या उसके ब्लॉक में आप ऐड कर सकते हो। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 9-8-9 इज 137 एंड फॉर 21-22 317। कंप्यूट द टोटल इनकम विद साइंटिफिक रिसर्च इज सोल्ड फॉर 65 लाख ड्यूरिंग 21-22 एज्यूमिंग इट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग इट फॉर बिजनेस। तो आपने बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं किया और आपने उसको बेच दिया है, तो बताओ क्या होगा। नाउ अभी ध्यान से सुनना, अगर आपने उसको बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है, अपन ने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है, तो क्या होगा फिर, कहां पे जाएगा वो? बोलो, दो ऑप्शन है, बिजनेस में यूज करेंगे तो वो ब्लॉक में ऐड होगा लेकिन उसका कॉस्ट 0 होगा।
खाली नंबर ऑफ एसेट फिजिकली इंक्रीज, वैल्यू विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि आपने उसका 100% बेनिफिट क्लेम किया है। एंड अगर आप यूज नहीं करते तो फिर उसमें कैपिटल गेन अराइज होगा। कितना आएगा बताओ कैपिटल गेन, कैसे करते हैं अपन? कैन यू टेल मी ओरली समथिंग, कैन यू राइट समथिंग? क्या अपन ने फॉर्मूला कुछ किया था, याद है? कुछ फॉर्मूला लिख के दिया था, सेल कंसिडरेशन प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या ऐसा कुछ तो भी उल्टा सुल्टा लिख के दिया था। कैन एनीवन टेल मी? वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो क्रक्स ये है कि एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज सोल्ड विदाउट बीइंग पुट टू यूज, तो उसमें कैपिटल गेन होगा। तो कैन एनीवन टेल मी फॉर्मूला? यस, बिजनेस इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन, एंड उसके ऊपर जो मिलेगा वो, उसके ऊपर जो मिलेगा कहां पे जाएगा? वो कैपिटल गेन में जाएगा ना। यस यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? अपन ने कितने में लिया था? 30 लाख में लिया है, एंड बेचा है 65 लाख में। अच्छा, यहाँ पे है ना, एक बार जरा इंडेक्स चेक करना। ये शायद 19 चाहिए इंडेक्स 137 का। ये इंडेक्स अपना कैपिटल गेन में चेक करना। 137 कौन सा है? कैपिटल गेन चेक करना। चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप सोचो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिकॉज हमने पार्ट 1 है कि अपने पास dt का दोनों एक। तो यहां पे 8-9 करो फिर। दिस इज 8-9, दिस इज 8-9। हाँ, तो 8-9 का है वो। अच्छा, कितने बेचा अपन ने? 65 लाख। तो अपना फॉर्मूला क्या है? सेल कंसिडरेशन प्लस डिडक्शन। ऐसा कुछ अपन ने किया था क्या? बताओ फॉर्मूला क्या है? सेल कंसिडरेशन प्लस डिडक्शन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। गाइज एक क्वेश्चन अपन ड्रॉप करते हैं। इस क्वेश्चन में एक
टेक्निकल इशू हुआ है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो 1 मार्क। अच्छा 1 मिनट, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है जरा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो टोटल इनकम पूछा है। तो टोटल इनकम में प्रॉफिट फॉर डेप्रिसिएशन 10 लाख दिया है, प्लस आपने को डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन होल्ड पे रखो, मैं आपको कल बताता हूँ चेक करके। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, सो लेट मी थिंक और दिस। मैं आपको कल इसको सॉल्व करके देता हूँ, अभी इसको होल्ड पे रखना। अभी अपन क्वेश्चन 6 में जाते हैं। आप भी घर पे क्वेश्चन 5 ट्राई मत करना, लेट मी चेक क्वेश्चन वंस। मैं खुद सॉल्व करता हूँ, आप मत सॉल्व करना। यस, अभी क्वेश्चन 6 में जाते हैं अपन। जेड लिमिटेड इज डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट मुंबई, acquired plant machine for 5 lakh on 7 January 22, which is eligible for depreciation at 15%. It is paid 4 lakh through ECS from bank and balance 1 lakh on cash में दिया है, गड़बड़ हो गई। The plant was put to use on 12 March 22. The amount of depreciation normal and additional कितना मिलेगा? तो 7 जनवरी को एसेट परचेज किया है। अभी इसमें से 1 लाख रुपए उसने कैश में दिया, जिसका उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो कितना आएगा? 4 लाख रुपया। अभी इस पे निकालो, और ये पुट्टूस कब हुआ है? 23 फरवरी, नहीं 12 मार्च। मार्च पुट्टीज है, तो 4 लाख रुपया है। तो निकालो, दोनों बताओ, नॉर्मल एंड एडिशनल। नॉर्मल रेट है 15%, बट लेस देन 180 है, जैसे आपने सही कहा। तो 7.5% से 30,000 मिलेगा, और ये बैकवर्ड एरिया भी नहीं बोला है, तो 20 की जगह 10% मिलेगा, वो 40,000 मिलेगा। तो आंसर इज सी, 70,000। आंसर क्या है? 70,000, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In case of any new machinery plant amounting to 25 lakh is acquired by SSC on 10/12/21, engage in the business of manufacturing article, additional depreciation 2 साल के लिए पूछा कितना होगा। अच्छा, अभी 2 साल क्यों दिया है? अच्छा, सबको समझा तो लिखो 1 to 6 क्लियर, खाली 1 to 5 बाकी है, एक बार लिख दो ऑल क्लियर उसके ऊपर के। तो आई होप अदर देन 5 ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। तो फटाफट लिख दो क्लियर है। 5 मैं खुद डिस्कस करने वाला हूं, ओके, डोंट वरी। बस मेरे को एक बार चेक करने दो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं उसमें। हाँ चलो, क्वेश्चन 7 बताओ कितना आएगा। अभी 10 दिसंबर को परचेस किया है, तो इस साल आधा मिलेगा एडिशनल, अगले साल आधा मिलेगा। तो 25 लाख का इस साल 2.5 लाख, अगले साल 2.5 लाख। आंसर इज सी। इस साल 2.5 लाख मिलेगा, अगले साल 2.5 लाख मिलेगा। तन्मय परफेक्ट, तन्मय ने सही आंसर दिया है। यस गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
XYZ Limited has derived profit of 100 lakhs from the business of growing manufacturing tea in India. It has deposited sum of 38 lakh in tea deposit account. What is the amount of reduction on account of tea coffee development account? Correct. Now क्वेश्चन 8 में टी का बिजनेस है जिसमें 100 लाख का प्रॉफिट है और डिपॉजिट किया 38 लाख, तो कितना डिडक्शन मिलता है? 40% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस. तो आपका प्रॉफिट है यहाँ पे गाइस 100 लैक्स. 100 लाख का 40% होता है 40 लाख. अपन ने डिपॉजिट किया 38 लाख. बोलो कौन सा लेस है? 40 लाख है 38 लाख. करेक्ट, राइट आंसर. 38 लाख इज द राइट आंसर. सो डिडक्शन कितने का मिलेगा? बी, 38 लाख का मिलेगा. आकाश परफेक्ट. Aniruddha has made payment of 30,000 to IIT Kanpur for approved scientific research, 45,000 of revenue expenditure on in-house R&D approved by prescribed authority. Correct. Shruti, Aarti, Tanmay, perfect. Akash, perfect. 1 lakh to Indian Institute of Science, Bengaluru for scientific research. Now wants to know about the deduction available while computing capital gain. Now guys, ये है सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च. उसमें दो रिसर्च है. एक है इन हाउस जहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा. तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है 45,000, ये इन हाउस वाला है. एंड बाकी का पहला एंड तीसरा जो है रिसर्च थ्रू आउटसाइड है. अभी सब जगह पे 100% नहीं मिलता है, वो कंफ्यूजन नहीं है. बस ओनली आपको नोट्स पे चेक करना है कि IIT कानपुर एंड ये अप्रूव्ड है कि नहीं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च. करेक्ट ना. तो जब तक नहीं बोलते कि नॉन अप्रूव्ड है तब तक आपको एज्यूम करना है कि वो अप्रूव्ड ही है. नहीं तो आपको लिस्ट लर्न करना पड़ेगा. एग्जाम में देते हैं वो अप्रूव्ड नहीं है. तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं मतलब एज्यूम करना है कि वो अप्रूव्ड है. यस, ओके. तो वो देंगे भी या नहीं देंगे, बट नहीं दिया तो आपको एज्यूम करना है कि वो अप्रूव्ड है. तो टोटल लेके उसका 100% मिलेगा आपको. सो बोलो कितना आएगा? 1,75,000 आएगा. करेक्ट, परफेक्ट. नेक्स्ट, एन एम्प्लॉयर पेड अमाउंट ऑफ 10,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय. सच पेमेंट मेड बाय चेक. द इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ 10 लाख. द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू एम्प्लॉयर. अपन ने सेक्शन 36 में आई थिंक दूसरा या तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का मेडिक्लेम देता है तो अदर देन कैश फॉर्म में है तो डिडक्शन मिलेगा. यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि उन्होंने चेक से पेमेंट किया है. तो डिसअलाउंस का कोई कंडीशन मेरे को तो नहीं दिख रहा है. तो अगर आपको भी नहीं दिख रहा है तो अपना आंसर होगा 10,000. एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग फॉर डिसअलाउंस प्लीज टाइप करके भेज दो, मैं चेक करता हूँ. बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डिसअलाउंस नहीं है. आई होप यू ऑल्सो एग्री विथ मी. हेंस आंसर इज 10,000. Ramesh was engaged in the business of trading jewelry during the previous year. यहाँ पे 21-22 चाहिए. Debt taken into account by him in computing income 2,50,000. So 21-22 के इनकम में 2.5 लाख रुपया एज ए इनकम ऐड किया गया है. However, during previous year 21-22, it was acknowledged that 131st to be considered as irrevocable. Calculate the amount of bad debts in the previous year 21-22. मतलब लास्ट ईयर अपन ने 20-21 में 2.5 लाख रुपए को इनकम माना गया है. 21-22 में अपन ने 135 को बैड डेट्स माना है. तो आंसर 135 होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. बस उसके लिए की कंडीशन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वो राइट ऑफ होना जरूरी है. तो इसलिए आंसर होगा 135. परफेक्ट. सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ बोल दो. यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर है ना गाइस. इंटरेक्ट करते रहो. क्वेश्चन 12 चलो आप सॉल्व करो. अभी टीडीएस का है. XYZ Limited has credited sum of 10 lakh to Mr. C, a contractor, on which tax was deducted at source during the previous year 21-22.
The payment of such TDS was made on 30th November 22 before the date of filing return. The amount of expenditure disallowed. नील, क्योंकि अपन ने टीडीएस में क्या पढ़ा था कि रिटर्न फाइल करने के पहले भी अगर अपन ने टीडीएस कट करके भर दिया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ पे 30th नवंबर दिया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बोले अपने प्रीवियस ईयर में भूल गए थे बट बाद में भर दिया तो डिडक्शन मिलेगा। सो 12 का आंसर है, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि उसने पूरा टीडीएस काटा है। आई होप यू एग्री विथ मी। Ravi and company paid 40,000 by check to Mr. Balu, a supplier, on 5th September 21. The cash payment was made on the day on which bank was on strike. The amount of expenditure liable for disallowance under section 48(3). तो सेक्शन 43 क्या बोलता है? कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 पर डे इज नॉट अलाउड, कैश पेमेंट या बेरर। बट अपन ने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे कि बैंक हॉलीडे है, बैंक स्ट्राइक पे है, तो कुछ केसेस में चलता है। तो अभी आपको मेरे नोट्स चेक करने पड़ेंगे। अगर बैंक स्ट्राइक पे है, अगर ये एक्सेप्शन अलाउड है तो फिर नथिंग विल बी डिसअलाउड। बट अगर ये रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर 100% डिसअलाउ होगा। तो आप नोट्स चेक करके बताओ अपन ने पढ़ा है कि नहीं है, कि जिस दिन मैं पेमेंट करना चाहता हूँ उस दिन अगर बैंक स्ट्राइक पे है तो फिर मेरे को ऑप्शन नहीं, मैं कैश पे करना ही पड़ेगा। सो नथिंग विल बी डिसअलाउड। बोलो चेक कर, 13 का आंसर क्या होगा? आकाश बताओ, 12 में डाउट क्या बताओ, मैं रिपीट करता हूं। तन्मय एक बार 13 का आंसर चेक करो। गाइज आप जब आंसर बताते हैं ना, क्वेश्चन नंबर टाइप करना, मेरे को समझते नहीं कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे देयर इज अ लैक ऑफ 10 to 15 सेकेंड्स। तो प्लीज गिव मी रेफरेंस ऑल्सो। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर डी है। नहीं आकाश, एक बार नोट चेक करना। रिटर्न फाइल करने के पहले अगर तो भरते हो तो अलाउ होगा, रिटर्न फाइल करने के बाद किया तो डिसअलाउ होगा। आकाश रिटर्न फाइलिंग के बाद डिसअलाउ होगा इस साल, अगले साल अलाउ हो जाएगा। आई होप आकाश मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर किया है। चलो 14 का आंसर बताओ आप। Patel, a textile dealer, purchased goods worth ₹65,000 from Anand and made the following payments. चलो अभी आप पढ़ के आंसर दो। जिस दिन 10,000 से ज्यादा कैश प्लस बेरर और कैश और बेरर वो डिसअलाउ होगा। फोर्टीन का मेरा आंसर ए है। तन्मय 10,000 के नीचे चलता है, तन्मय 8,000 कैश दिया तो चलता है, 10 के ऊपर नहीं देना है। 10,000 भी दिया तो चलेगा पर डे कैश, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट
Samir sold goods worth rupees 50,000 at credit on 1st April 16. However, he has written off 10,000 bad debts and claimed deduction during the year 1920. मतलब 16 में अपन ने बेचे थे बट वो पैसा आ ही नहीं रहा था, इसलिए 1920 में आखिरी में उसको बैड डेट्स दिखा दिया. On 4th April 21, the defaulting debtor made payment of 45,000. The amount taxable as a bad debts recovered कितना होगा taxable? बोलो कितना टैक्सेबल होगा? बोलो 15 का आंसर क्या होगा? सी रिकवरी उतना ही टैक्सेबल है जितना डिडक्शन अलाउ हुआ था. तो 50,000 में से आपने 10,000 ही बैड डेट्स दिखाया था, है ना. 50 में से अपन ने 10,000 ही बैड डेट्स दिखाया था, तो उतना ही रिकवरी टैक्सेबल होगा. हाँ, बाकी का 35,000 नॉर्मल डेटर्स है, उसको अपन ने बैड डेट्स नहीं दिखाया था. तो क्वेश्चन है बैड डेट्स के बारे में. बाकी तो डेटर्स के बैलेंस में से कम हो जाएगा, तो बैड डेट्स का डिडक्शन अगर मैंने 10,000 ही क्लेम किया था तो टैक्सेबल भी 10,000 ही होगा. Appu Limited contributed 8,70,000 towards PPF to its employee. It actually remitted 5 lakh up to 31st March and 250 up to due date filing return. The amount liable for tax in assessment would be. अच्छा, तो कंपनी का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है 8,70,000. अपन ने क्या पढ़ा था? कंपनी का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन 43B में कवर्ड है. 43B क्या बोलता है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले कंपनी को पेमेंट करना है, क्योंकि कंपनी ने देखो 870 कट किया था, बट ये खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन. सी ध्यान से आंसर दो. प्रोविडेंट फंड में दो होते हैं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 870 में से उन्होंने 750 दे दिया रिटर्न फाइल करने के पहले, तो कितना नहीं दिया? 120. तो उनके इनकम में क्या होगा? ऐड होगा. अभी एक्चुअली अगर अपन पढ़ेंगे ना तो इसके लिए नोट्स में अलग अलग है, ध्यान से सुनो. तो एम्प्लॉयर के पास दो लोगों का पैसा जमा होता है, एक खुद का और एक एम्प्लॉय का. खुद का जो पैसा है उसके लिए सेक्शन 36 अप्लाई होता है. बताओ किसके लिए 43B है? दो सेक्शंस अपन ने पढ़े थे. हाँ, जो तो बताओ किसके लिए सेक्शन 36 और किसके लिए 43B याद है क्या? तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 43B है. क्या एम्प्लॉयर खुद के लिए 43B है? मैंने पर्पसफुली उल्टा लिखा था. और एम्प्लॉय के लिए सेक्शन 36 है. अपन ने भी पढ़ा था कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर प्रोविडेंट फंड के एक्ट के हिसाब से नहीं था तो डिसअला होता है. बट अपन ने भी पढ़ा था कि कुछ कोर्ट्स ने अलाउ किया है उसको भी 43B अप्लाई करने के लिए. तो काफ़ी जगह पे वो प्रैक्टिकली 43B भी अलग हो जाता है. थ्योरेटिकली यही लिखा है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोविडेंट फंड के ड्यू डेट के पहले देना चाहिए. तो अगर उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना तो पूरा ही पेमेंट एक तो 31 मार्च को हुआ है और ये तो बाद में हुआ है, तो पूरा डिसअलाउ होना चाहिए. बट रियलिस्टिकली वो 43B उसके लिए अलाउ है, इसलिए मैंने वो रियलिस्टिक आंसर दिया है. आपको समझाएगा. 16 में दो है, अपन ने क्लास में पढ़ा था. सेक्शन 36 इज फॉर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 43B इज फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन. बट यहां पे भी ये अप्लाई होता है. यस, कुछ कोर्ट्स ने केस लॉ है उन्होंने अलाउ किया है, तो अपने को भी एग्जाम में उसी हिसाब से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है. इन केस ऑफ पर्सन whose aggregate of all amount received during the
amount received for sale, turnover, gross receipt during the period does not exceed, aggregate of payment does not exceed, he'll have to get accounts if it exceed. बोलो, बस यहाँ पे भी 10 करो, अपडेटेड लिमिट इज 10 करोड़. तो क्या आंसर है? 5%. अपन ने पढ़ा था कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है एंड आपके जो कैश रिसीट्स है, कैश पेमेंट है, वो टोटल रिसीट्स और पेमेंट्स के 5% से कम है, तो आपको 10 CR तक क्या करने की जरूरत नहीं. बोलो, 10 CR तक आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट 18. When person carries business of carrying hire for whole year with 5 self-owned and 3 leasehold other than heavy vehicle, income under presumptive income shall be. ये 44 AE है. 44 AE में अपन ने पढ़ा था कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है एंड यहाँ पे लेस देन हेवी व्हीकल बोला है, तो पर व्हीकल पर मंथ अपन इनकम मानते हैं 7,500. अभी उसमें एक ही ट्रिकी चीज आपके लिए है, ये जो खुद के ओन्ड है उसका तो इनकम आएगा, लीज होल्ड आएगा कि नहीं आएगा आप चेक करो, क्योंकि अपन ने नोट्स में पढ़ा था कि ट्रक खुद के होने चाहिए. खुद में हायर परचेस कवर्ड है, इंस्टॉलमेंट कवर्ड है, परचेस कवर्ड है, लीज होल्ड कवर्ड है कि नहीं बताओ. अगर वो नहीं है तो 5 का इनकम निकालो, अगर है तो 8 का इनकम निकालो. देखते आप कैसे करते हैं. चेक 44 ए पीजीपी के नोट्स चेक करो. लिस्ट पे लिया है ना, इंक्लूड है ना. यस, और मैं 12 मंथ्स क्यों ले रहा हूं? क्योंकि पूरे साल बोला है. सो देखो कितना आ रहा है. बी आंसर है, बी 7,20,000. एंड गाइज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने स्कैनर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए, तो मैं आपको दिखाना यही चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उससे चैलेंजिंग क्वेश्चन अपन ने क्लास में कवर किए हैं. सो आपको डरने की बात नहीं है. ये सेशन लेने का मेरा इतना ही पर्पज़ है क्योंकि बच्चों को डर रहता है रिगार्डिंग हेड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपन ने जो मेहनत की है वो इससे ज़्यादा की है. स्कैनर में इससे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. A transport company engaged in the business of plying goods carriage with 4 heavy vehicle, 3 non heavy. 4 heavy vehicle है. heavy vehicle के लिए क्या है? 1,000 पर मंथ पर टन. What is heavy vehicle? जिसका कैरिंग कैपेसिटी 12 टन से ज़्यादा है, एक्सीड है, एक्सीड. All the non heavy vehicles sold on 10th April, 10th May and 2 heavy vehicles are acquired on the same date. The transport want to declare income for assessment year 22-23. बोलो क्या होगा? अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, हेवी व्हीकल का कैपेसिटी नहीं दिया है. ये क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हेवी व्हीकल जो है भले वो 1 महीना यूज हुआ है, उसका कैरिंग कैपेसिटी नहीं दिया है. तो भले स्कैनर का क्वेश्चन है बट उस समय वो अलग प्रोविजन था, तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी. हाँ, इसमें टर्न नहीं दिया है. फिर भी मैं आपको एक बेसिक वर्किंग बता देता हूं. थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट तो बता देता हूं. तो अप्रैल में क्या सिचुएशन थी?
4 हेवी एंड 3 अदर देन हेवी। अप्रैल में कुछ भी सेल नहीं है। मई में कितने सोल्ड किया? ऑल नॉन व्हीकल सोल्ड। तो मई महीने में क्या हुआ है? 3 जो अदर देन हेवी थे वो बेच दिए और 2 हेवी परचेस किए। तो अभी देखो मैं आपको ओरली बता देता हूं। अप्रैल में 4 हेवी के हिसाब से इनकम होगा, 3 नॉन हेवी के हिसाब से होगा। मई में इसका इनकम आएगा क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने एक दिन भी यूज किया तो भी इनकम लेना पड़ेगा। तो मई में टोटल 9 ट्रक्स का इनकम आएगा, 6 हेवी व्हीकल और 3 अदर देन हेवी। एंड जून से कितना होगा? फिर जून से खाली 6 व्हीकल का इनकम आएगा जो हेवी है, अनलेस देयर इज अ सेल परचेस। ये तीनों समझा क्या बताओ आपको? मैंने आपको अप्रैल में जून का पूरा एक बाइफिकेशन करके दिया। इज दिस क्लियर? तो अप्रैल में 4 एंड 3, मई में 6 एंड 3 एंड जून से ओनली 6। इज दिस क्लियर? Next, an SCC was engaged in the business of plying, hiring, leasing of goods carriage. He held 4 heavy trucks during the entire year, having gross weight of 13 ton. यहाँ पे वजन दिया है। 3 carriage other than heavy, which acquired on 15 July. Compute the total income. अभी देखो जो हेवी ट्रक थे वो 4 ट्रक पूरे साल यूज हुआ है और उसका कैपेसिटी 13 टन है। तो 4 ट्रक, एक का कैपेसिटी 13 इंटू 12 मंथ्स एंड दूसरा नॉन हेवी जुलाई में खरीदा है तो अप्रैल में जून का नहीं आएगा, जुलाई से आएगा, 9 मंथ्स। बोलो कितना आ रहा है? चेक करो। आंसर भी आ रहा है क्या? देखो ठीक है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन। इन 21-22 SCC incurred 6 lakh as a preliminary expenses in respect of extension of industrial undertaking. The cost of fixed asset acquired out of such extension was 100 lakh on 31st March 22. The amount of deduction कितना मिलेगा? तो 6 लाख का खर्चा किया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, उसका डिडक्शन 5 साल में मिलता है। अभी देखो 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका यहां पे कंपनी एसएससी नहीं है, तो कंपनी एसएससी की लिमिट क्या है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट।
100 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसका 5% 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो आंसर 1 लाख होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो गाइस, सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। कल अपन मिलेंगे सुबह, कल अपन कैपिटल गेन सॉल्व करेंगे। यस, एंड उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, करेक्ट ना। एंड आई होप इस सेशन का आपको फायदा हो रहा है। मैं छोटे छोटे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अपने लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, एक एक घंटे में जितना पॉसिबल है 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करके ले रहा हूँ। तो टोटल मेरा कैलकुलेशन है कि अपन ने 100 क्वेश्चन भी सॉल्व किए 5 वर्ड्स के मिला के, और उसमें से 20-25 क्वेश्चन भी सिमिलर आ गए, तो मोर देन इनफ हो गए। अपने को इतने मार्क्स फटाफट मिल जाएंगे। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल मिलेंगे 12 बजे, तब तक मिलते हैं, बाय बाय। कल मिलते हैं अपन 12 बजे।